गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट टॉपिक जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक चार्ज है। इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई थी उसके बेसिक नॉलेज थोड़ा जानेंगे। वहां से इसकी स्टार्टिंग करते हैं। 600 बीसी में ग्रीस कंट्री के ब्लेड्स के एक साइंटिस्ट थे थेल्स। इन्होंने एम्बर नाम के सब्सटेंस पर एक एक्सपेरिमेंट किया था और वो इस चीज से अवेयर थे कि ये लाइट बॉडीज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। अगर एम्बर नाम के सब्सटेंस को किसी भी वूल कॉटन के साथ में रब किया जाता है तो वो लाइट बॉडीज को अपने ओर अट्रैक्ट कर लेता है, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाती है। अभी एम्बर नाम का सब्सटेंस क्या है? ये एम्बर एक मटेरियल है जो आपके बाल्टिक सागर में पाया जाता है। बाल्टिक सागर है उसके किनारों पर पाया जाता है। येलो कलर का दिखने वाला एक मटेरियल है ये, ठीक है, लाइक गम। उसके बाद में जब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पता चल गया था, इसका मेंशन थियोफ्रेस्टस एंड प्लिनी ने अपने बुक में 321 बीसी में एंड ईयर 70 में प्लिनी ने किया था। आफ्टर सम टाइम 16th सेंचुरी की बात करें, 16th सेंचुरी में जब इस अट्रैक्शन पर स्टडी चल रही थी, अट्रैक्शन पावर पर स्टडी चल रही थी, तो विलियम गिलबर्ट नाम के साइंटिस्ट आए। उन्होंने बताया कुछ ऐसे अदर ऑब्जेक्ट्स भी हमारे पास में हैं जो लाइट बॉडीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। उनकी सारी प्रॉपर्टीज आपके एम्बर मैटर से मिलती हैं। इन्होंने इस चीज की जानकारी उन सब्सटेंस या बॉडीज के बारे में जो बताया अपनी बुक डी मैग्नेटा में भी बताया है। उन्होंने बताया है इसमें जो इस टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं वो लाइट बॉडीज को अपने अट्रैक्ट करते हैं, लाइक गिलास, एबोनाइट रॉड। अगर इन्हें सिल्क के साथ में या कैट स्किन के साथ में रब किया जाए तो लाइट बॉडीज को अपने ओर अट्रैक्ट करते हैं। डी मैग्नेटा में इस बुक में कुछ बेसिक नॉलेज ये दे रखी है, जो ये सब्सटेंस होते हैं जो लाइट बॉडीज को अपने अट्रैक्ट करते हैं, उन्हें एक नाम दिया गया है इलेक्ट्रा। क्या है? इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा क्या है? इलेक्ट्रा ग्रीक लैंग्वेज में से इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मतलब जो एम्बर नाम का सब्सटेंस था इसी को ग्रीक लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया था। और ये सारे फिनोमेना था, जितना भी फिनोमेना हुए हैं, जितनी भी घटनाएं ये हुई हैं, इन पूरे फिनोमेना को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का फर्स्ट टाइम जो यूज किया गया था 1650 में वॉल्टर चार्ल्टन ने किया था। उसी समय पर एक साइंटिस्ट और थे, रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल ने एक और ऑब्जर्वेशन किया और उन्होंने बताया ये जो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो शून्य में भी लाइट बॉडीज को अपने अट्रैक्ट कर सकती है। मतलब अगर कुछ बॉडीज हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, वहां पर अगर एयर मीडियम ना हो, कुछ भी एडजस्ट ना करे, तो भी उनका अट्रैक्शन पावर प्रॉपरली वर्क करेगा। देन उसके बाद में इन 1729 में एक एक्सपेरिमेंट और हुआ, स्टीफन ग्रे ने किया था और उन्होंने बताया अट्रैक्शन पावर कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस चीज को, ये जो ट्रांसमिशन था वन बॉडी टू अनदर बॉडी, डिस्ग्रेड साइंटिस्ट ने इन सब्सटेंसेस को कंडक्टर नाम दिया। अगर इस टाइप का ट्रांसमिशन अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हो जाता है तो इसे कंडक्टर कहते हैं। अगर इस टाइप का ट्रांसमिशन किसी बॉडी में देखने को नहीं मिलता है उसे नाम दिया गया इंसुलेटर। क्या नाम दिया गया? इंसुलेटर। कुछ डेफिनेशंस है आपकी फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की। द प्रॉपर्टी ऑफ रब ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। The electricity generated by rubbing or friction is called frictional or static electricity. Static electricity की एक definition और लिस्ट करें, the branch of physics under which the property of a static charge and related phenomena are studied, it is called static electricity. इस डेफिनेशन में अगर स्टैटिक चार्ज को हटाकर हम लोग मूविंग चार्जेस की बात करें, मूविंग चार्जेस की, तभी डेफिनेशन चेंज आती है। करंट इलेक्ट्रिक बात कर रहे थे चार्ज की। ये चार्ज क्रिएट कैसे और कैसे पता चला हम लोगों को कि ये ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है? तो चार्ल्स डुफे नाम के एक साइंटिस्ट थे सन 1737 में। उन्होंने दो सब्सटेंस लिए, ग्लास एंड प्लास्टिक को। उन्हें ग्लास को सिल्क के साथ, प्लास्टिक को वूल के साथ रब किया और पता किया इन दोनों के बीच में क्या फैक्ट देखने को मिलता है। अब
टू टाइप्स ऑफ ग्लास लिए, ग्लास को लेने के बाद में सिल्क के साथ रफ किया और उन दोनों ग्लास को पास में लाया गया, एंड प्लास्टिक को वुल के साथ रब किया गया, उन दोनों प्लास्टिक को पास में लाया गया। जब देखा दोनों गिलास एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, यहां पर जो फैक्ट देखने को मिला वो था रिपल्सन का, एंड प्लास्टिक को पास में लेकर आया, यहां पर भी फैक्ट देखने को मिला, ये भी रिपल्सन था। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद में जब ग्लास और प्लास्टिक को पास में लेकर आए तो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी। तो यहां पर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस डुफे ने बताया कि एक तो अट्रैक्शन और एक रिपल्सन। तो उस टाइम पे डुफे ने यहां पर दो नाम दिए थे। फर्स्ट नाम को दिया था विट्रस एंड सेकंड रेजोनेंस। विट्रस को अगर आप लैटिन विट्रम की बात करेंगे तो लैटिन में बोलते हैं गिलास, ठीक। रेजोनेंस होता है रेजिन, लाइक अंबर। बट ये जो टर्म्स थी विट्रस एंड रेजोनेंस की, इसमें कुछ मिसलीड था। मिसलीडिंग ये थी, कुछ टाइम के बाद बताया गया जो ग्लास रॉड होती है, ग्लास रॉड डेवलप करती है रेजोनेंस इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हमने पहले पता किया था विट्रस गिलास होता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ। मिसलीड किया गया कि जो ग्लास रॉड होती है वो रेजोनेंस इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करता है, और जो विट्रस होती है वो हाई पॉलिश एवरेट रॉड वो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करता है। इस भ्रम को दूर करने के लिए सन 1750 में इनके नाम का नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया गया, इन्हें रिप्लेस कर दिया, और रिप्लेस करने पर विट्रस को नाम दिया गया पॉजिटिव एंड रेजोनेंस को नाम दिया गया नेगेटिव। सन 1750 में एक साइंटिस्ट आए बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन इसी टॉपिक पर स्टडी कर रहे थे, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन पर। अब इन्होंने इसके लिए नॉमेनक्लेचर करना था कि मैं अट्रैक्शन एंड रिपल्सन इन दोनों टाइप्स ऑफ चार्जेस को क्या नाम या नॉमेनक्लेचर करूं। तो उन्होंने वाई मैथमेटिकल मेथड, एक हमारे एजुकेशन में ब्रांच है मैथमेटिकल ब्रांच, जो इस रूल को फॉलो करती है। किस रूल को? वाई मैथमेटिकल रूल को फॉलो करती है। किस टाइप के रूल की बात कर रहे थे? वो रूल की बात कर रहे थे जब ग्लास और प्लास्टिक को पास में लाया गया, जब इन दोनों को पास में लाया गया तो क्या देखने को मिला, ये दूसरों अट्रैक्ट तो कर रहे थे, बट इनके अंदर जो चार्ज था वो वैनिश हो चुका था। जो चार्ज था वो डिस्चार्ज हो गया था। अब उस डिस्चार्ज के लिए एक नई क्वांटिटी बनानी थी, तो उस क्वांटिटी को कैसे नाम दिया जाए, वो क्या था? तो उन्होंने बोला अगर ये चार्ज है, सपोज 1, एग्जाम्पल के बेस पर 1 ये चार्ज है और एक ये चार्ज है, एक को प्लस नाम दिया जाए और एक को माइनस दिया जाए, इन दोनों पर ऐड करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे इन दोनों को ऐड किया गया, इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो इनका सम क्या आएगा? 0। ये जो फैक्ट था वो इन दोनों में ग्लास एंड प्लास्टिक के एक्सपेरिमेंट में देखा गया। तो इसके बेस पर इसका नाम नॉमेनक्लेचर हुआ, और नॉमेनक्लेचर हुआ प्लस, इसे बोला गया विट्रस को पॉजिटिव और रेजोनेंस को नेगेटिव, एक को प्लस और एक को माइनस। जो डुफे थे उन्होंने एक फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बता दिया था कि जो लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसे हम बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसके बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस चार्जेस की एक सीरीज तैयार की, और सीरीज बनाने के बाद उसे बोला हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज क्या शो करती थी, क्या रिप्रेजेंट करती थी? वो रिप्रेजेंट करती थी अगर कोई भी टू सब्सटेंसेस या कोई भी टू ऑब्जेक्ट्स हम लेते हैं और उन्हें आपस में रब करते हैं, तो जो अर्लियर सीरीज में जो पहले आता होगा उसे हम बोलेंगे प्लस, और उसके बाद में जो आएगा उसे बोलेंगे माइनस। आप कोई भी टू बॉडीज लो और टू बॉडीज को रब करो, रब करने पर जो उस सीरीज में पहले आता होगा उसे हम प्लस बोलेंगे, और जो दूसरे नंबर पर आता होगा उस पर माइनस चार्ज आएगा। अब उसके बाद में इसका एक्सपेरिमेंट, एक ये जो चार्ज आता है उन बॉडीज पर, इस एक्सपेरिमेंट को एक तरीके से और शो ऑफ किया गया। ये था गोल्डलीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्डलीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ये जो एक्सपेरिमेंट था
ये डिटेक्ट करता था इलेक्ट्रिक चार्ज को और उसकी पोलैरिटी को, प्लस और माइनस को। इसके लिए इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक ग्लास का वेसल बनाया गया और उसमें एक मेटल रॉड को लगाया गया, उसे एक रबर स्टॉपर से रोक दिया गया। उस मेटल रॉड के साथ में गोल्ड की लीफ लगाई। गोल्ड की लीफ क्यों लगाई गई बाद में बताऊंगा, इसका भी रीजन था। गोल्ड लीफ लगाई गई और उसके बाद ये पूरा इलेक्ट्रोस्कोप तैयार कर लिया गया। जिस बॉडी को हमने चेक करना था उस पर कितना चार्ज है, उस बॉडी को यहाँ पर टच करा के हम पता कर सकते थे वो चार्ज है या नहीं है। अब गिलास को सिल्क के साथ में रफ किया गया। सिल्क के साथ रफ करने के बाद में इस मेटल रॉड से उसे लगाया और लगाकर देखा कि यहाँ पर एक चार्ज क्रिएट हो चुका था और इस चार्ज के कारण ये दोनों पत्तियां, ये जो दोनों लीफ थी, ये स्प्रेड हो गई, ये फैल गई। क्यों? क्योंकि प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करता है। ये दोनों फैल गई और फैलने से ये कुछ इस तरह से बाहर की साइड आ गई। फिर उसके बाद में प्लास्टिक को वूल के साथ में रब किया गया और रब करने पर जब उसे यहाँ पर टच किया गया, टच करने से क्या हुआ? टच करने से ये हुआ, ये जो पत्तियां स्प्रेड हुई थी ये वापस अपनी ही जगह इस जगह आ गई। तो इतना पता चल चुका था जो गिलास पर है उस पर जो चार्ज है प्लास्टिक में उसके ठीक अपोजिट चार्ज है, क्योंकि अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब सबसे पहले गिलास और प्लास्टिक पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो ये मान लिया गया कि गिलास को जो हम मानेंगे जब किसी बॉडी से इसे रब करेंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज और प्लास्टिक पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसी के बेस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बना दी गई थी। वेल्डन फ्रैंकलिन का एक और एक्सपेरिमेंट काफी फेमस रहा था, जिसे हम बोलते हैं फ्लाइंग काइट एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में क्या था? उस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला था डिस्चार्ज इलेक्ट्रिसिटी एंड स्पार्क। जब थंडर क्लाउडिंग होती है, जब बादल गरजते हैं तो उसमें एक तरीके की शाइनिंग होती है। तो वो शाइनिंग जिस टाइप की लाइट शो करती है, हमने उसे अपनी ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिसिटी से उसे कंपेयर किया कि जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग देख रहे हैं शायद वही इलेक्ट्रिसिटी उन बादलों में है। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट को लैब में लाया गया और लैब में लाने के बाद में हमने उस टाइप के एक्सपेरिमेंट किए। गिलास को सिल्क के साथ में रब किया। अब गिलास को सिल्क के साथ रब किया, रब करने पर उसमें एक चार्ज क्रिएट हो चुका था, डेवलप हो चुका था और प्लास्टिक को वूल के साथ रब किया गया और उसमें भी एक चार्ज क्रिएट हो चुका था। उसके बाद में उन दोनों को पास में लाया गया। जब उन दोनों को पास में लाया गया तो एक स्पार्क हुआ मतलब कोई करंट उसमें एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लो हुआ। वो जो स्पार्क हुआ था, वो जो आवाज आई थी, वैसे सेम शाइनिंग हमें बादलों में देखने को मिली थी। उस स्पार्क के होने से दोनों बॉडी डिस्चार्ज हो चुकी थी, उसमें किसी भी टाइप का चार्ज नहीं था। तो कहा गया कि वही डिस्चार्ज जो बादलों में एक शाइनिंग होती है वो हो सकता प्रॉपर्टी डिस्चार्जिंग की हो। उस प्रॉपर्टी को प्रूफ किया गया और बताया गया वो डिस्चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद में इस प्रैक्टिकल को आगे बढ़ाया गया और प्लास्टिक को रब किया गया। एक सिस्टम का प्लास्टिक को वूल के साथ रब किया गया और रब करने पर हमने उसे टच कर देखा। जब प्लास्टिक को रब किया और उसे हल्के से टच किया गया और जब टच किया गया तो एक तरीके का शॉक फील हुआ। जो वो शॉक फील हुआ था तो माना गया जो बादलों में जो शाइनिंग होती है ये भी शायद शॉक देती होगी। तो इसके लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक एक्सपेरिमेंट किया और पतंग को उड़ाया। पतंग को उड़ाने पर उन्होंने बादलों में पतंग को उड़ाया और पतंग को उड़ाने पर उन्हें पता चला कि जो इसकी पतंग की थ्रेड थी, डोरी थी, उस डोरी के साथ में वो लाइट, वो शाइनिंग, वो जो चार्ज है वो फ्लो होकर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बादल काफी थे पानी के। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, उस समय पर उस टाइम पे कंडक्टर इंसुलेटर का रिसर्च हो चुका था, एक्सपेरिमेंट हो चुका था। तो उन्होंने उस धागे के साथ में एक मेटल को, किसी की को ऐड किया, उसे बांधा और बांधने पर उस पतंग को उड़ाया। पतंग उड़ाने पर पता चला कि कोई भी किसी भी टाइप की शाइनिंग या किसी टाइप का शॉक नहीं लग रहा था उन्हें।
कुछ देर के बाद में जब बादलों से बरसात होना शुरू हुई, जब बरसात होना शुरू हुई और उस पतंग का धागा गीला हो चुका था और वो लाइट उस मीडियम से फ्लो होकर उनके हाथ में आई और उन्हें शॉक लगा। जब उन्हें शॉक लगा तो बेंजामिन फ्रैंकलिन में उस समय पे शॉक्ड हो गए कि वही इलेक्ट्रिसिटी है जो हम अपने लैब में कर रहे थे, और ये इलेक्ट्रिसिटी भी शॉक देती है, और जो बादलों में जो हमारी शाइनिंग होती है ये भी एक तरह की शॉक देती है, और ये भी एक इलेक्ट्रिसिटी है। तो इससे एक थ्योरी और एक डेफिनेशन तैयार कर देगी। जो क्लाउडिंग शाइनिंग होती है ये भी एक तरीके का डिस्चार्ज और करंट फ्लो करता है। एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ कर दिया गया और उसकी डेफिनेशन लगाई। ही प्रूव दैट एट द टाइम ऑफ थंडर क्लाउड फ्रॉम द क्लाउड्स द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी and ordinary electricity are same. When clouds rub to each other, charges are generated and discharge create shining line. He also said that electric particles exert force on each other. इसके बाद में ऊपर इसमें से फ्लो हो चुका था सेकंड वाले में, तो यहां पर रह गए 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो अंदर 10 और बाहर 9, नेट कितना बन गया +1, ये +1 और ये -1। जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो इक्वली रहा, +1 एंड -1 का, मतलब ये वाली बॉडी माइनस चार्ज हो गई और ये वाली बॉडी प्लस चार्ज हो गई। इसलिए सेकंड वाले में कहा था विद फ्रिक्शन देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज नेट चार्ज इज डेवलप्ड इन द पार्टिकल। इट इज It is also explains that the charges are compulsorily developed in pairs equally. Positive in one body and negative in second body, जो मैंने एग्जांपल आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। It establishes conservation of charges in the universe. इसका मीनिंग क्या है? Conservation of charges in the universe. इसका मीनिंग ये है जब दो एलिमेंट लाइक H और O, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जब दो एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो वो वैनिश नहीं होते और H2O मिलकर बनाते हैं वाटर, जल को बनाते हैं। इसलिए आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं HCl, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दो आपस में मिलते हैं तो एक हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं HCl। इसलिए ये जो चार्जेस क्रिएट होते हैं ये कभी वैनिश नहीं होते, ये कहीं ना कहीं कंजर्व रहते हैं, एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। इसलिए बोला गया एस्टैब्लिश कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में कहीं ना कहीं चेंजेस मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेवलप पॉजिटिव चार्ज व्हाइल एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेवलप नेगेटिव चार्ज। जब हम गिलास और प्लास्टिक को गिलास एंड सिल्क को जब रब करते हैं तो रब करने पर सिल्क क्या करती है, सिल्क उस गिलास में से नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेती है, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेती है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने लॉस किया, तो लॉस जब उसने नेगेटिव अपनी तरफ खींचा तो गिलास पर क्या आया पॉजिटिव चार्ज, गिलास में पॉजिटिव चार्ज आया तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गिलास ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और डेवलप पॉजिटिव चार्ज और उस पर क्या आया पॉजिटिव चार्ज। व्हाइल एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेवलप नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज कहां पहुंच गया उसके सिल्क पर। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका फिफ्थ पॉइंट, अ प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन, हेंस इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, transferring lighter electron is easier. Therefore, for electrification of matter, only electrons are active and responsible. Always electron ही flow क्यों हो, क्योंकि रीजन उसके पीछे ये है जो प्रोटॉन था उसमें प्लस चार्ज होता है वो 1837 टाइम्स उससे हैवी होता है, इसलिए जो लाइट वेट का होगा पार्टिकल वही ट्रांसफर होगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। इसी में इसलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका, पूछ लिया आता है कभी कभी एलिमेंट्री इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, व्हाट इज एलिमेंट्री पार्टिकल्स, व्हाट इज एलिमेंट्री पार्टिकल्स, तो वो होता है इलेक्ट्रॉन। इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे आप, देयर इज नो अदर पार्टिकल इन द नेचर विच हैज गॉट लेस चार्ज ऑन इट, व्हेनेवर वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दिस मच चार्ज इज ट्रांसफर्ड। ये आपकी थी इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इस थ्योरी के द्वारा आप इलेक्ट्रॉन एंड मास में रिलेशन बता सकते हो, चार्ज एंड मास में रिलेशन डिफाइन कर सकते हो।
जैसे ये कैसे रिलेशन निकालना है आपको। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन कोई पार्टिकल है या कोई एनर्जी है, क्या है? तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, अगर सन रेज होती हैं, अगर मैं कहूं उस सन से कोई भी चार्ज को फ्लो कराया जाए तो क्या रेस के साथ वो चार्ज आ सकता है? नहीं आ सकता है। ठीक है, जब तक उसे कोई मीडियम नहीं मिलेगा जिसमें वो फ्लो हो। तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जो वन बॉडी टू अनदर बॉडी में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, one carrier of charge is electron which has mass as well. Hence, if there is charge transfer, mass is also transfer. Yes, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लो होता है या ट्रांसफर होता है तो उसके मास में चेंजेस भी आता है। इसलिए लॉजिकली जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती है वो हैवी होती है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से। Logically negatively charged body is heavier than positively charged body. So students, इस टॉपिक को हम यही फिनिश करते हैं एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जो टॉपिक बचे हैं उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।